नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैंने सुना तो था, हम लोग घर में कहते हैं तुम बहुत जिद्दी हो, तुम जिद्दी बच्चे हो। लेकिन राजनीति में कभी-कभी कोई जिद्दी बच्चा, जिद्दी नौजवान, जिद्दी व्यक्ति पूरी राजनीति की कैसी दिशा बदल देता है, ये मैंने एक एक नौजवान ही कहूँगा, एक नौजवान को देखा। उसका नाम है राहुल गांधी। जिस समय उन्होंने ऐलान किया कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलेंगे, तो देश में मजाक उड़ रही थी। कांग्रेस के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। लोग सुझाव दे रहे थे, गाड़ियों से चलिए, बीच में ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इस देश की राजनीति जब लिखी जाएगी, इस देश की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, तो इस नौजवान का जिक्र बहुत मायनों में इसलिए लिखा जाएगा कि वास्तव में इस यात्रा ने नफरत के माहौल माहौल में मोहब्बत की दुकान खोली। अब ये शख्स अमेरिका में कुछ बातें कर रहा है, लंदन में कुछ बातें करके आया है, और लंदन की बातों से पार्लियामेंट में तूफान मच गया। संसद कई दिन तक चलने नहीं दी गई। अमेरिका में रोज जो वो बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भारत में उस पर तूफान खड़ा कर दे रही है। एक एक शब्द पे, एक एक बयान पर हंगामा कर दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता उसको उस मुस्लिम लीग से जोड़ने लगे जो पाकिस्तान विभाजन के लिए जिम्मेदार है, जबकि इस मुस्लिम लीग का उस मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। और जिस मुस्लिम लीग की आलोचना कर रहे हैं, उस मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल रहे हैं साझा कार्यक्रमों में, सरकार में। राहुल गांधी से इतना परेशान क्यों है भारतीय जनता पार्टी, और राहुल गांधी की राजनीति में क्या कमियां हैं, क्या मजबूती है, कौन सा दांव है और कौन सा पेच है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा चाहती थी कि राहुल गांधी फिर से पार्टी के अध्यक्ष हो जाए। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने साहब ने बाकायदा बयान दिया था कि मैं दावा कर रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं, गैर कांग्रेस किसी भी गैर गांधी किसी भी शख्स को कांग्रेस अपना अध्यक्ष बना के दे दे, जो गांधी जिसके सरनेम में ना हो, वो कांग्रेस का 5 साल के लिए अध्यक्ष बन तो जाए, मैं मान जाऊंगा कांग्रेस को। जो साहब का स्टाइल उन्होंने कहा था, तब किसी को अंदाजा नहीं हुआ था। नामांकन शुरू हुए तो सब कह रहे थे तो राहुल गांधी का ड्रामा है, अब मान मनौती होगी, बाद में राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन यहाँ फिर वो जिद काम आई। वो जिद काम आई। राहुल गांधी ने कहा था गांधी परिवार का कोई शख्स अध्यक्ष नहीं होगा। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि कांग्रेस में एक ऐसा दलित अध्यक्ष बन गया जिसका राहुल गांधी से तालमेल बहुत अच्छा है, और दलितों के बीच देश भर में उस आदमी की राजनीति, उस आदमी के संदेशे बहुत बड़े जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये भी समझ गई कि कांग्रेस ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ये संदेशा दे दिया कि अगर सरकार बनती है तो देश का पहला प्रधानमंत्री दलित कांग्रेस दे सकती है। बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। ये सारी स्ट्रेटेजी जिस आदमी की थी, उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी की जिंदगी को समझने के लिए आज मैं एक ऐसे पत्रकार से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं, उनसे बातचीत कराने जा रहा हूं, जिनकी दशकों की पत्रकारिता पे कभी सवाल नहीं उठे। देश के बड़े से बड़े राजनेताओं के करीब रह के, उनको समझ के, उन्होंने दर्जनों यात्रा संस्मरण लिखे हैं, दर्जनों लेख लिखे हैं, किताब लिखी है, आंदोलनों के ऊपर किताब लिखी है। एक ऐसा नाम जिसको आप तमाम बड़े बड़े टीवी चैनलों पर देखते हैं, और जब चुनाव आते हैं या राजनीतिक माहौल बनता है, तो टीवी चैनलों में इस बात की होड़ लगी रहती है कि ये शख्स किसी तरह हमारे यहाँ आ जाए। सही समझ रहे हैं आप। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ विनोद अग्निहोत्री जी से। अमर उजाला के पूरे ग्रुप के वो समूह सलाहकार संपादक हैं। एक ऐसे बेबाक पत्रकार जो राहुल गांधी की राजनीति को, राहुल गांधी की जिंदगी को बहुत करीब से जानते हैं, और आज वो राहुल गांधी पर बहुत बड़े कुछ खुलासे कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है, ये वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। राहुल गांधी की राजनीति को समझने में आपको इस वीडियो में विनोद अग्निहोत्री जी की बात में
काफ़ी जानकारी मिलेगी। चलिए सीधे चलते हैं विनोद अग्निहोत्री के पास। विनोद जी, स्वागत है आपका। और मैंने आपको आज कष्ट इसलिए दिया कि मैं समझना चाहता था कि अमेरिका के राहुल गांधी के दौरे को लेकर कई विवाद खड़े हो रहे हैं। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी उन पर हमला बोल रही है और इस मुस्लिम लीग को उस मुस्लिम लीग से जोड़ ले रही है। और व्हाट्सएप की क्रांति में इतनी जानकारी किसी को होती नहीं है। तो क्या आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को मुस्लिम लीग जैसे शब्द से बचना चाहिए था, या अब ये नए राहुल गांधी है जो किन्हीं भी शब्दों से बचते नहीं है, सीधी बात करते हैं? नहीं, मुझे लगता है क्यों बचना चाहिए था। बस उनसे एक सवाल पूछा गया, वाशिंगटन प्रेस क्लब का कार्यक्रम था, उनसे सवाल पूछा गया कि भैया आप बीजेपी को कम्युनल पार्टी मानते हो, कहते हो, और आप मुस्लिम लीग से कश्मीर में आपका अलायंस है, वो सॉरी क्षमा कीजिएगा, केरला में आपका अलायंस है। एक सवाल पूछा गया, तो सवाल में क्या कहते हो? कहते मेरा अलायंस नहीं है। कैसे कहते हैं? या कहते अलायंस है लेकिन हम वो पार्टी को सेकुलर नहीं मानते। इसके अलावा चारा क्या था? नंबर एक, तो उन्होंने बड़ी हिम्मत से और बड़े साफगोई से बात कही कि वो मुस्लिम लीग को सेकुलर मानते हैं, कम्युनिस्ट की सेकुलर पार्टी है। अब मैं इस पे आता हूँ तथ्यों पर। पहली बात तो ये, मुस्लिम लीग वो जो पार्टी थी जिसके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिसके वो थे, सदर थे, वो पार्टी, उसका नाम था मुस्लिम लीग। ये है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और इसकी स्थापना 1948 में हुई। और जो इसके संस्थापक थे वो थे मुस्लिम लीग में ही जिन्ना के साथ। लेकिन जब जिन्ना पाकिस्तान चले गए, वो पाकिस्तान नहीं गए, उन्होंने भारत में जो है रह करके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी बनाई और बाकायदा उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया चुनाव आयोग ने, बाकायदा भारतीय संविधान के प्रति विश्वास प्रकट किया, उसकी शपथ ली, जो कि बुनियादी शर्त है कि भाई कोई भी पार्टी भारत में तभी मान्यता मिलेगी जब वो भारतीय संविधान के प्रति उसकी आस्था और हो। फिर दो काम किए और उसके बाद चुनाव लड़ना शुरू किया। चुनाव में उनके विधायक, सांसद जो भी जीत के आते थे, जो भी आए, तो जनता के वोट से जीत के आते थे, और उन्होंने छिपाया नहीं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम है। अब अभी तक केरल में इतने लंबे समय का उनका आधार केरल तक ही है। वो अभी तक कोई ऐसा उनके खिलाफ, तमाम देश में सरकारें रही, केरल में लेफ्ट की सरकार लंबे समय से है, और ये एलआई है कांग्रेस की, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। कोई ऐसा काम नहीं, मतलब इस पार्टी का मिला कि जो देश विरोधी हो, जो सांप्रदायिक हो, जो हिंदू विरोधी हो। अगर होता तो अब तक केरल की वामपंथी सरकार कब का उसको बैन कर चुकी होती, या केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, वाजपेयी जी के समय, अटल जी के जमाने में भी रही, और अभी बीजेपी की सरकार है पिछले 9 साल से, और इसके पहले जनता पार्टी की सरकार रही जिसमें बीजेपी जनसंघ शामिल था, बीपी सिंह सरकार बीजेपी के समर्थन से चली। तो अगर ये बहुत ही सांप्रदायिक पार्टी होती तो तब इसको बैन किया जा सकता था, कोई सब वो नहीं है। केरल में संस्कृत विद्यापीठ संस्थान की स्थापना इस पार्टी की की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्टी के नेता ई अहमद साहब जो थे, वो विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं यूपीए सरकार के दौरान। और जब खाड़ी देशों में, अब मुझे इतना याद नहीं है कि भाई इराक का मसला था या कुवैत का मसला था, कोई बड़ा क्राइसिस हुई थी, तो वो बताओ विदेश राज्य मंत्री जाकर के वो भारतीय नागरिकों को सबको लेकर के आए थे, जहाज से बैठा करके। तीसरी बात यह है संजय जी कि जो मुस्लिम लीग की बात की जा रही है जिन्ना से जोड़ करके, उस मुस्लिम लीग के साथ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार में मंत्री रहे, जो पुरानी मुस्लिम लीग थी। तो क्या बीजेपी उनसे ही परहेज है? उनसे तो नहीं परहेज है। और ये जो मौजूदा मुस्लिम लीग है, इसके साथ महाराष्ट्र में एक नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी ने गठबंधन किया था, और उनका मेयर बना था इनके समर्थन से किसी। तो अब ये तो नहीं होगा ना कि कभी कुछ एक बार। लेकिन दरअसल राहुल गांधी ने चूंकि मुस्लिम लीग को सेकुलर बता दिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, तो बीजेपी को मुद्दा मिल गया, देखिए साहब मुस्लिम लीग को सेकुलर बता रहा है, मुस्लिम पोलराइजेशन के लिए बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी कुछ भी कहते, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में उसकी प्रतिक्रिया होनी ही थी। वो अगर विदेश में जाके कुछ न बोले तो ये कहा जाएगा साहब देखिए वो तो पप्पू है, डर गए, कुछ नहीं बोले, और अगर बोलेंगे तो जो बोलेंगे उस पर होगा। तो ये राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी का एक खट्टा मीठा रिश्ता है दोनों का, कि राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, बीजेपी उसका मुद्दा बनाएगी, मुद्दा बनाने के बाद कोशिश करेगी उस मुद्दे के आधार पर वो अपनी राजनीति का फायदा उठा सके।
अच्छा विनोद जी बताइए, मुझे आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले, 1 साल पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी का नाम लेने पर कहते थे, अरे उनकी क्या बात करनी, वो तो पप्पू हैं। पप्पू छवि के लिए करोड़ों रुपए, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो अब वो पप्पू इतना परेशान भारतीय जनता पार्टी को क्यों कर रहा है कि एक बयान देता, पूरी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता तिलमिला जाते हैं। क्या राहुल गांधी ने अपनी पूरी छवि को एकदम बदल लिया है? बीजेपी डर रही है? राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद सुलभता है, आम आदमी से संवाद है, उसका नतीजा, कारण क्या है ये? देखिए, राहुल गांधी कभी पप्पू नहीं थे। और मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने तो बाद में उनको उनकी छवि पप्पू वाली बनाई। उसके पहले पहले कांग्रेस के वो नेता जो राहुल गांधी से सहमत नहीं थे, या राहुल गांधी जिनकी राजनीति के रास्ते में, या जिनकी जिनकी जो राजनीतिक दुकानदारी थी उसके रास्ते में रोड़ा बनते दिख रहे थे, उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी के बारे में कानाफूसी शुरू करके और उनको पप्पू बनाने का काम किया। और ये यूपीए सरकार के दौरान से शुरू हुआ। 2004 में जब राहुल गांधी सांसद बन के आए तो कांग्रेसी नेताओं की, तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं की, पुराने कांग्रेसी नेताओं की खास करके आदत है, संजय गांधी जी के जमाने से, कि संजय गांधी जी इंदिरा जी के बेटे थे, तो संजय गांधी पार्टी के फैसले कहीं के भी कर सकते थे। वो केरल का भी कर सकते थे हिसाब किताब, वो उत्तर प्रदेश का भी कर सकते थे, गुजरात का भी कर सकते। वो जो आदत थी, तो राहुल गांधी स्वभाव के है नहीं, न उनकी प्रकृति उस तरह की है। उनको, वो एमपी बन के आए, कांग्रेसियों को लगा कि अब तो बस हमें एक विंडो मिल गई, सोनिया जी से कुछ भी कराना होगा राहुल जी के थ्रू करा लेंगे। तो राहुल जी के पास शिकायतें लेके जाते थे अपने अध्यक्ष के खिलाफ, अपने सांसद के खिलाफ, अपने मंत्री के खिलाफ। राहुल गांधी उनको एंटरटेन नहीं करते थे। वो कहते थे, भाई आप जाके कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात कीजिए, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से बात कीजिए, अपने पीसीसी प्रेसिडेंट से बात कीजिए। ये स्टाइल कांग्रेसियों को समझ में नहीं आती थी। अरे यार, सोनिया जी का बेटा इस तरह बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके बारे में दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि वो तो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, उनको तो पॉलिटिक्स में मजा नहीं आता, वो तो उनसे बात करो तो सुनते नहीं है। यहां से शुरू हुई कहानी। उसके बाद राहुल गांधी कुछ बुनियादी बदलाव करना चाहते थे पार्टी में। जब वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बने और वो एनएसयूआई और कांग्रेस के वो बने, इंचार्ज बने, तो उन्होंने पार्टी के लोकतांत्रिकरण के लिए और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में चुनाव कराए जाए। पहले कि अभी क्या होता है भाई, नेता लोग, अब प्रदेश अध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अपने मन में, प्रदेश के जो 17 नेता है वो अपने हिसाब से यूथ कांग्रेस में अपने अपने राज्यों में अपॉइंट कर देते थे। और वो नेताओं के लोग होते थे, कांग्रेस के लोग नहीं होते थे, वो नेताओं के लोग होते थे। तो राहुल गांधी को लगा कि पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए और बाकायदा जो पार्टी के वर्कर है वो चुने अपना नेता। तो उन्होंने यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में संगठन चुनाव कराने शुरू किए, और खासकर बिल्कुल बैलेट के जरिए। अब उसको, उस बड़ी जबरदस्त योजना थी संजय जी, क्रांतिकारी प्रयोग था, लेकिन उसको कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने, जिनमें अब कई तो कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बीजेपी से नहीं लड़ पा रही, और बीजेपी में ही चले गए कई ऐसे भी हैं, लेकिन और कई और दिग्गज है, तो उन सब ने ये प्रचार किया कि अरे इससे तो संगठन टूट जाएगा, गुटबाजी बढ़ेगी और एक दूसरे के खिलाफ लोग हो जाएंगे। जैसे पहले गुटबाजी नहीं थी, मतलब पहले ये था कि एक नेता का एक अधिकार है, 2 नेताओं का। अब इसमें, अब वो कहा गया कि अब तो बजाय उसको सहयोग करने के, बजाय उस प्रयोग को और फुल प्रूफ बनाने की, कैसे गुटबाजी ना बढ़े और इलेक्शन से हो जाए, तो उसको उन्होंने फ्लॉप कर दिया उस प्रयोग को। और राहुल गांधी को अपने कदम वापस खींचने पड़े। जो राहुल गांधी नाराज होकर के चले जाते थे बीच बीच में, वो यही सब कारण थे कि वो जो करना चाहते थे पार्टी में वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दिग्गज नेता, बड़े नेता जाके सोनिया जी से बात करते थे, सोनिया जी उनके प्रभाव में आके या रिश्तों का लिहाज करके राहुल गांधी को रोक देती थी, राहुल गांधी के कदम रुक जाते थे। तो राहुल गांधी उसी से परेशान होते। फिर उन्होंने एक प्रयोग और किया 2014 के चुनाव में। उन्होंने कहा कि भाई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जैसे अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट का, कौन प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होगा, तो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में प्राइमरीज होती है। उस प्राइमरीज में जो जो दावेदार होते हैं राष्ट्रपति पद के, तो वो अपना नामांकन करते हैं, फिर पार्टियों की उनकी सभाएं होती है, उनकी मीटिंग्स होती हैं, और फिर उनके इलेक्शंस होते हैं, और वो वोट हर राज्य से जीत करके आते हैं, और जो सबसे ज्यादा वोट वो कैंडिडेट बनता है पार्टी, यानी पॉपुलर जो होता है जो। तो राहुल गांधी चाहते थे इस तरह की प्राइमरी सिस्टम लोकसभा की कुछ सीटों पर किया जाए कि कैंडिडेट किसको बनाना है ये वहां के पार्टी कार्यकर्ता तय करें प्राइमरी के थ्रू, और वहां बाकायदा इस तरह से जो दावेदार है वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाए, उनकी भाषण आयोजित किए जाए, उनके जो है विचार जाने जाए, फिर उन पर वोट हो।
ये पायलट प्रोजेक्ट एक बना था, लेकिन भाई लोगों ने इसको भी नहीं होने दिया। यार इससे तो बड़ा बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये उनके बारे में छवि हो गया, अरे यार ये तो मतलब बिल्कुल जो है पागल है, बुद्धू है, पप्पू है, ये है, फलाना है, ठिकाना, जैसे कहा जाता है। जबकि राहुल गांधी आगे की सोच रहे थे। राहुल गांधी की आप विशेषता कहें, उनकी दिक्कत कहें, उनका जो भी कहें, वो दरअसल अपने वक्त से आगे सोचते हैं। और वक्त से आगे सोचने वाला आदमी अपने समय में कई बार उसको तमाम विशेषण दिए जाते हैं। अब जैसे अच्छा थोड़ा आइडियलिस्टिक व्यक्ति हैं वो, जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना मैंने उनसे संवाद किया है, उनके इंटरव्यूज किए हैं, तो मुझे लगा कि वो आइडियलिस्टिक व्यक्ति है। जो दिल में है वही उनकी जबान पे है। वो आज की राजनीति की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि दिल में कुछ हो, जबान पे कुछ हो, वो उनके अंदर नहीं है। तो इसलिए वो लोग उनको समझते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए मिसफिट है। तो ये देश जो है विचित्र देश है। हम सार्वजनिक नैतिकता की बात तो करते हैं, लेकिन अपने नेताओं से हम अपेक्षा करते हैं कि वो सारी चालबाजियां करें, और तब उनको बड़ा नेता मानते हैं। अरे वाह भाई क्या दाव खेला है, क्या मास्टर स्ट्रोक है। राहुल गांधी के साथ ये था कि बहुत समय तक वो इस चीज को नहीं सीख पाए, ना समझ पाए। उनको लगता था कि पॉलिटिक्स ऑनेस्टी से हो, इश्यूज पे हो, खुले मन से हो। तो इस चक्कर में वो कई बार मीटिंग में, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में, पार्टी की मीटिंग में नेताओं के मुंह पे उनके बारे में बोल देते थे कि भाई आप ये गड़बड़ है, आप उससे और दिक्कत होती रही। तो ये सब, तो उससे और दुष्प्रचार हुआ। भाजपा ने तो, या संघ परिवार ने, या भाजपा की जो मशीनरी है, उसने तो बाद में लपका इसको। उनका ये तो बहुत अच्छा है, अगर कांग्रेसी कह रहे हैं तो बनाओ इसको। देखिए संजय जी, आपके बारे में मैं कुछ कहूँ किसी से कि संजय शर्मा जो ऐसे गड़बड़ है, तो उतना भरोसा नहीं होगा। लेकिन आपके परिवार का कोई व्यक्ति जाके कहे कि वो ऐसे हैं, तो तुरंत भरोसा हो जाएगा। अब मान लीजिए अमित शाह जी के बारे में, नड्डा जी के बारे में, या मोदी जी के बारे में कोई कांग्रेसी कहे तो लोग नहीं मानेंगे, अरे तो कांग्रेसी। लेकिन बीजेपी के लोग अगर कहने लगे तो उसको माना जाएगा। तो यही राहुल गांधी के साथ हुआ, जब कांग्रेसियों ने कहना शुरू कर दिया निजी उसमें, और हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोगों ने तो ओपनली इस बात को कहा, और तो धीरे धीरे जो है वो एक स्थापित फैक्ट हो गया। और उसके बाद फिर IT सेल और तमाम सारे प्रचार माध्यम और मीडिया सब ने जो है उसको एक तरह से स्थापित कर दिया छवि को। तो ये मैं कह रहा हूँ, उनकी छवि बिगाड़ने का काम पहले कांग्रेसियों ने किया, उसके बाद विरोधियों ने किया। अब कुछ थोड़े सी गलतियां उनकी भी रही राहुल जी की। गलतियां मैं कहूंगा, या ये कहिए कि उनका एक, चूंकि अपरिपक्व थे, उस वक्त राजनीति की जो समझ है उसमें, भारतीय राजनीति में जो, जैसे वो अचानक विदेश चले जाते थे बिना किसी को बताए, बिना, तो उससे अफवाहें फैलाने को मौका मिलता था कि वहां गए, कहाँ गए, दुनिया भर की कहानी किससे बनते थे, जबकि सब जानकारी में होता था। एसपीजी प्रोटेक्टिव थे भाई, वो जहां जाएंगे सरकार को पता होगा। तो लेकिन तो मुझे लगता है यहाँ गलती ये हुई कि जब जाते ना घोषणा कर दिया, मैं भाई लंदन जा रहा हूँ, मैं इटली जा रहा हूँ, मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, मैं मलेशिया, जो भी बताओ बता के जाओ। निजी यात्रा पे लोग जाते हैं, तो वो कुछ उनके लोगों से शायद चूक हुई, उस तरह से एक उनकी इमेज बना दी गई कि रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन। दूसरा जो वो चले जाते थे या कभी कभी रूठ जाते, वो इन्हीं कारणों से कि अंदर वो काम नहीं करने दिया जा रहा था, वो जो चाहते थे। और कई उन्होंने स्टैंड लिए, भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाने का स्टैंड नहीं करते। आज वो छत्तीसगढ़ में एक लीडरशिप दे रहे हैं। सिद्धार्थ भैया जो आज मुख्यमंत्री कर्नाटक के बने हैं, 2013 में पूरी तरह से, मतलब कांग्रेस की तत्कालीन वहां की लीडरशिप खिलाफ थी, क्योंकि ये 2005 में तो आए थे कांग्रेस में, तो 7-8 साल बाद आप मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन बनाया और आप फिर वो मुख्यमंत्री। तो कई दूसरा राहुल गांधी के देख कुछ लोगों पर जिन्होंने भरोसा किया, उन्होंने उनके साथ, मैं कहूंगा राजनीतिक रूप से, मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, वो जिसने राहुल गांधी को लेट डाउन किया। 3-4 नाम मैं लेता हूँ। अशोक तंवर को उन्होंने बड़े हिम्मत के साथ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया कि भाई दलित हैं, पढ़े लिखे हैं, जीएनयू से आए हैं, लेकिन अशोक तंवर परफॉर्म नहीं कर पाए, और नतीजा ये हुआ कि उसमें राहुल गांधी की छवि हुई। यही स्थिति मध्य प्रदेश में हुई, अरुण यादव को बनाया, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, नहीं करने दिया गया। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को जितना महत्व मिला, फिर वो पार्टी छोड़ के चले गए और सरकार गिर गई वहां की। सचिन पायलट को भी राहुल गांधी की टीम का माना जाता है, हालांकि पार्टी में है, लेकिन अब जिस तरह से मोर्चा खुला हुआ है अशोक गहलोत के खिलाफ, उससे भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर एक सवाल उठने लगता है। जितिन प्रसाद, RPN सिंह, ये सारे राहुल गांधी की टीम के लोग थे। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने सबको हंसते बोलते बतियाते दिखे जाते थे, दोनों बीजेपी में चले गए। ऐसे और सुष्मिता देव, वो राहुल गांधी की टीम की थी, वो चली गई तृणमूल कांग्रेस में। तो ऐसे कई नाम हैं जिनकी वजह से भी राहुल गांधी को पार्टी के भीतर और परिवार में लेट डाउन होना पड़ा। तो ये तो तुम्हारे लोग थे, क्या किया इन्होंने, और पुराने लोगों को मौका मिला कहने का। तो ये
कुछ चीजें रही जिस वजह से राहुल गांधी के लिए बड़ी समस्या आई। हम्म। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा वो टर्निंग पॉइंट है जिसने राहुल गांधी को की छवि, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी परिपक्वता में विस्तार किया। क्या लगता है विनोद जी, जो अमेरिका में राहुल गांधी कह रहे हैं, जो वो लंदन में कह रहे हैं, भारत की मीडिया का हाल यह है कि आमतौर पे मीडिया बोलती नहीं है सरकार के खिलाफ, राहुल को भी ज़्यादा दिखाती नहीं है, लेकिन विदेश की धरती पर वो बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है कि ये देश का अपमान है। जबकि मैं और आप बात कर रहे हैं तो यूट्यूब में 4 पीएम इस समय 140 150 देशों में देखा जाता है। ग्लोबल हम यहाँ बात कर रहे हैं, लंदन में बात कर रहे हैं, अमेरिका में बात कर रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया में अब बात बराबर है। लेकिन जो बीजेपी इस पे रणनीति बना रही है और ये मैसेज फ्लोट करने की कोशिश कर रही है कि विदेश में जाके राहुल गांधी भारत का अपमान कर रहे हैं, क्या इससे राहुल को कुछ नुकसान हो सकता है, या सब समझदार हैं, समझ लेंगे ये बीजेपी का स्टंट है? देखिए, जितना नुकसान राहुल गांधी का इस मुद्दे पर हो सकता था वो उनका तब हो गया जब पहली बार वो विदेश में जाके बोले थे। जिनको इस मामले की समझ नहीं है या जिनको अच्छा नहीं लगता कि विदेश में जाके आप सरकार के बारे में बोले, वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक पहले से हैं। एक सामान्य व्यक्ति जब सोचेगा तो ये सोचेगा जो आप कह रहे हैं कि विदेश में बोलना न बोलना, ये बात तब लागू होती थी जब इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, टेलीविजन चैनल्स नहीं थे, अखबारों का प्रसार सीमित होता था। तब नेता लोग, ऐसा नहीं तब नेता लोग जाके विदेश में बोलते नहीं थे, विपक्ष के जो नेता है तब भी बोलते थे। आप क्या उम्मीद करते हैं कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे उस वक्त जो विपक्ष नेता विदेश जाते होंगे तो कम जाया करते थे, तो वहां जब इंडियन डायस्पोरा में बात करते होंगे तो वो कुछ सरकार के बारे में क्या तारीफ करते होंगे क्या? ठीक है, नहीं करते होंगे ना। लेकिन तब वो छपता, कहीं एक लाइन एक पर एक खबर छप गई न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में या लंदन टाइम्स में कहीं, या छोटी सी खबर के अंदर छप गई, कोई ध्यान नहीं देता था, यहाँ बात आती नहीं थी। और ना इतना जो है कोई उसका वो ना, छप भी गई अगर कहीं छोटी बहुत तो कोई इस पे पार्टियां रिएक्ट नहीं करती थी। देश के खिलाफ बोलना और सरकार के खिलाफ बोलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। देश के खिलाफ बोलना तब होता है जब कोई जाके कहे कि भारत बहुत खराब देश है, वहां लोग अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, अंधविश्वासी है और अजीब, मतलब इस तरह की बातें ना जो भारत के बारे में गलत प्रचार है, वो देश के खिलाफ बोलना हो। लेकिन अगर कोई जाके ये कहे कि भाई भारत तो अच्छा देश है, भारत में लोग प्यार से रहना चाहते हैं, सद्भाव से रहना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं उसके कारण लोगों में वो है, तो सरकार की आलोचना, तो देश और सरकार अलग अलग है। देश स्थायी है, सरकार है आती जाती रहती है, आज बीजेपी सरकार है, कल को गैर बीजेपी सरकार हो सकती है, परसों फिर कोई सरकार हो सकती है, तो ये होता रहता है। एक बात और मैं संजय जी कहना चाहूंगा, आप कल्पना कीजिए कि 2013 में, जो मैं हर जगह बोल रहा हूँ, मोदी जी को अमेरिका का वीजा मिल जाता और वो अमेरिका जाते और एनआरआईज और इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते, तो क्या मनमोहन सिंह सरकार की बहुत तारीफ करते? बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो क्या वो ये नहीं कहते कि पॉलिसी पैरालिसिस है? क्या वो नहीं कहते कि नीतियां बिल्कुल जड़ है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, 2G हो गया, कोल हो गया, ये सब नहीं बोलते क्या? भाई इसीलिए जाना चाहते थे विदेश, लेकिन वीजा नहीं मिला। और राहुल गांधी से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो यहाँ बोले कि सरकार गलत अच्छा काम नहीं कर रही और वहां जाके बोले बहुत अच्छा काम कर रही है? ये कैसे हो सकता है? और फिर इंडियन डायस्पोरा को वो संबोधित कर रहे हैं। वो कोई सरकारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बन के नहीं गए, न संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बन के गए, और वहां कोई सरकारी डेलीगेशन से के सामने बात नहीं कर रहे हैं। वो एक प्राइवेट विजिट पर गए हुए हैं, भारतीय समुदाय के बीच बात कर रहे हैं, और वो भारतीय समुदाय जो भारत के बारे में, भारत की सरकार राजनीति के बारे में दिलचस्पी रखता है, तो उनसे अपना व्यू जानना चाहता है, तो अपना व्यू बता रहे हैं। अब वो क्या वहां एनआरआई से कहे नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा है और सब देखिए कर्नाटक को हम धोखे से जीत गए लेकिन बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे बोलेंगे क्या? वो तो बोलेंगे अब कर्नाटक इसलिए जीते कि वो लोग बीजेपी से नाराज है, वो तो ये बोलेंगे ना। तो ये कहना कि अच्छा, फिर एक चीज और, अरुण जेटली जी का एक बयान देख रहा था यूट्यूब पे, मुझे किसी ने भेजा हो, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के 2015 का बयान है, मोदी जी बाहर गए थे और उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले लोगों को शर्म आती थी, भारत कहाँ पैदा हो गए, किसे, ये बोला था, बड़ा प्रसिद्ध बयान। तो उसपे देश में आलोचना हो रही थी, तो अरुण जेटली जी ने उस पर कहा और उन्होंने बचाव किया मोदी जी का। उनका पहली बात तो ये है
कि प्रधानमंत्री ने कोई देश के बारे में नहीं, अपनी पिछली सरकार के बारे में बात की, तो सरकार के बारे में उनकी आलोचना थी, वही जो मैं कह रहा हूँ। तो सरकार की आलोचना, देश की आलोचना नहीं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये अब जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हाईटेक जमाना है। अब आप दिल्ली में कुछ बोलेंगे तो तुरंत वो अमेरिका में और न्यूयॉर्क, जापान और ऑस्ट्रेलिया सब जगह पता लग जाएगा। इसलिए ऐसे इस समय आप चाहे यहाँ बोले चाहे वहां बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो बाइट उनकी बेटी साहब की है। तो अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज अब लोगों में बहुत ज्यादा असर करने वाली नहीं है। बीजेपी करेगी, उसका काम है भाई, पॉलिटिकल पार्टी है, अपने विरोधी पार्टी के नेता के प्रति जो भी उनको लगेगा कि इससे उनका फायदा हो सकता है राजनीतिक, बीजेपी का उनके प्रवक्ता करेंगे। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है, हमें नहीं लगता अब उसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा उस पर असर। वो सामान्य व्यक्ति जब लोग वोट करेंगे लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, तो अपने मुद्दों पर वोट करेंगे। अगर उनको बीजेपी की सरकार का कामकाज अच्छा लग रहा होगा तो उसके पक्ष में वोट करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा होगा तो विपक्ष में वोट करेंगे। वो वोट जो करेंगे वो अपने मुद्दों पर करेंगे, अपने इर्द गिर्द जो घट रहा है, हो रहा है, उस आधार पर वोट करेंगे, ना कि राहुल गांधी के किसी लंदन में और वाशिंगटन में दिए गए किसी बयान पर वोट करेंगे, या मोदी जी क्या कहा है किसके बारे में, उस पर लोग कोई भी खिलाफ वोट करेंगे। जिनको जहां देना वो हिसाब से वोट करेंगे। बिल्कुल। विनोद जी, 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या सुविधाजनक रहेगा? चेहरा राहुल गांधी हो या चेहरा खड़गे हो? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर खड़गे का चेहरा सामने आ गया तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बड़ी परेशानी हो जाएगी। और राहुल गांधी इतने उदार टाइप के हैं, उनको अंदर ये ईगो भी नहीं है कि मेरा चेहरा हो या खड़गे का हो। तो ये लोग मान रहे हैं कि बीजेपी बहुत चालाकी से चाहती है कि चर्चा सिर्फ राहुल के इर्द गिर्द रहे, खड़गे के इर्द गिर्द ना रहे। तो आपको क्या लगता है? नहीं, बीजेपी की तो कोशिश है कि मोदी बनाम राहुल चुनाव हो, और उसको लगता है, उसको भरोसा है कि ऐसा होने पर राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में मोदी जी के सामने नहीं टिक पाएंगे, और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। उनकी रणनीति है। इसलिए वो, इसीलिए जब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो 4-5 मंत्री जो है हमलावर हो जाते हैं और एक तरह से उस पूरे मुद्दे को गर्म करते हैं। ये बीजेपी का प्रयास है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी कैसे सोचती है, ये भी देखना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के 2 नेता हैं, राहुल गांधी उसके पूर्व अध्यक्ष है, उसका सत्ता के केंद्र है, और खड़गे जी मौजूदा अध्यक्ष है, हाईकमान के नाम पर वही उनको ही माना जाना चाहिए, और दलित है, परिपक्व है, अनुभवी है, विपक्ष के नेताओं से उनका अच्छा संवाद है, तालमेल है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई दुविधा नहीं है। वो राहुल गांधी और खड़गे जी की अच्छी केमिस्ट्री है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष किसी चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ेगा? पहले तो ये प्रश्न है ना। अगर चेहरे पर विपक्ष की सहमति बनती है तब कौन चेहरा होगा? और मान लीजिए विपक्ष तय करता है कि नहीं, हम चेहरा चुनाव के बाद तय करेंगे, हम तो मुद्दों पर लड़ेंगे, मोदी बनाम मुद्दा। क्योंकि विपक्ष में नीतीश कुमार भी चेहरा है, ममता जी भी चेहरा है, शरद पवार भी चेहरा है, अरविंद केजरीवाल भी अपने को चेहरा ही मानते हैं, और इस तरह से। तो ये एक प्रश्न है कि क्या विपक्ष एक चेहरा देगा? मुझे नहीं लगता। 12 जून की मीटिंग पटना में हो रही है, सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि चेहरा देने के नाम पर विपक्ष को सहमति बढ़ेगी। उसमें यही रहेगा कि मुद्दे बनाम मोदी जी को आगे करके बीजेपी लड़ेगी चुनाव। हम तो विपक्ष यही कहेगा कि वो मुद्दों पर लड़ेगा चुनाव, और मुद्दों में उसके मुद्दे सामने हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की परेशानियां, अग्निवीर योजना नौजवानों की, और इसके अलावा बहुत ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सब सामाजिक सौहार्द, भाईचारा, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये सारे मुद्दे जो विपक्ष के हैं वो उनको आगे रखेगा। बीजेपी मोदी जी का चेहरा लेके चलेगी। ऐसे में राहुल गांधी और खड़गे जी की भूमिका ये होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रभाव का, अपनी लोकप्रियता का, जो भी है उसका इस्तेमाल करके विपक्ष की को फायदा पहुंचाएं, अपनी पार्टी को जिताएं, और चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन संजय जी, एक बात मैं बताऊं आपको, चेहरा देने में एक नुकसान मोदी बनाम राहुल का तो मैं कुछ नुकसान हो, जो भी हो पता नहीं, लेकिन एक नुकसान ये होता है कि मान लीजिए आपने नीतीश जी को चेहरा बना दिया चुनाव से पहले, तो कांग्रेसी वर्ग सोचेगा यार नीतीश जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम क्यों धूप में मई जून में घूमे, अप्रैल में लू लपेट, हमारी जितनी सीटें आएंगी आ जाएंगी।
अगर आपने राहुल जी को चेहरा बना दिया तो जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, इनका मतलब क्या है कि हम काहे मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए घूमे। खड़गे जी को बना दिया तो भी अब तो इसलिए ये एक समस्या है कि सारे कार्यकर्ता, हर पार्टी के लोग तन मन धन से जुटे हैं। वो तब जुटेंगे जब उनको लगेगा कि चुनाव के बाद कोई सिचुएशन बनेगी, शायद हमारा नेता प्रधानमंत्री बन जाए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बिहार के लोग सोचेंगे जेडीयू आरजेडी वाले सेनेटरी जी बन जाए तो तेजस्वी जी आ जाएंगे। अखिलेश जी सोचेंगे कि अखिलेश जी का वर्कर सोचेगा शायद अखिलेश जी का दांव लग जाए, शरद पवार, तो ये तब वो सब जुटेंगे एक दूसरे के लिए। उसके बाद जब सीटें आ जाएंगी फिर एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कौन है क्या है, तो उसमें तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक साइलेंट मैसेज ये जरूर देगी कि अगर उसकी चली तो खड़गे भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो राहुल गांधी का मैसेज उतना नहीं देगी, तो खड़गे जी का मैसेज देने से जो दलित 20-22% वोट पूरे देश में है वो एक बार आंदोलित या उत्साहित हो सकता है कि देश में पहली बार आजादी के बाद कोई दलित प्रधानमंत्री बनने का मौका शायद लग जाए। तो ये सब रणनीतियां हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल विनोद जी, अगर मान लीजिए अभी तो चुनाव तो दूर है, लेकिन हम ये मान के चले चुनाव 2 महीने बाद हैं, तो आप तो राजनीति के इतने अनुभवी हैं कि आपने सालों से, सदियों से आपने एक-एक चुनाव को बहुत बारीक से देखा है पूरे देश के। अगर चुनाव 2 महीने बाद होते हैं, हम कल्पना करते हैं, क्या किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है आज के हालात में? पहले तो आप कल्पना मत करिए, आपके चैनल पर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी भी की है कि शायद चुनाव जल्दी हो जाए। एक ज्योतिषी भविष्यवाणी आपके ही चैनल पर आचार्य राजीव शर्मा ने की है, जो मैंने देखा है। विनोद जी, उस इंटरव्यू पे इतना बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। कल मेरा फोन बंद नहीं हुआ जोशी का नंबर लेते लेते वो लोग शॉक। कैसे कह सकते, तो आपकी कल्पना कहीं यथार्थ भी बन सकती है, जैसा कि ज्योतिषी जी ने कहा है, आचार्य राजीव ने, अगर उनकी भविष्यवाणी सही होती है तो। लेकिन मान लीजिए आपने कहा कि 2 महीने में अगर चुनाव हो जाए तो क्या बहुमत मिल पाएगा? असल में दरअसल क्या है कि लोकसभा चुनाव जब घोषित होंगे उस समय देश का मूड और देश का नैरेटिव क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में अभी कांग्रेस का ग्राफ ऊंचा है कर्नाटक चुनाव के बाद, तो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जान पड़ गई है, एक संजीवनी मिल गई है उनको, जो लगभग मतलब सुस्त पड़े थे, मदहोश पड़े थे, बेहोश पड़े थे, जो भी आप कहिए कि भाई अरे बीजेपी को हराना संभव नहीं है, बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है, बीजेपी कहाँ, हम कहाँ हरा पाएंगे, मोदी जी के सामने कौन टिकेगा। लेकिन कर्नाटक के चुनाव ने उनको एक ताकत दी है कि कैसे चुनाव, हिमाचल के बाद कर्नाटक, कि कैसे चुनाव लड़ा जाए तो हम जीत सकते हैं। तो कांग्रेस इस सेंस में उत्साहित है, उसके नेता उत्साहित है, उसके कार्यकर्ता उत्साहित है। बीजेपी थोड़ा सेटबैक लगा, लेकिन बीजेपी जानती है और बीजेपी का मानना है कि राज्य के चुनाव में भले हम हार गए हों, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी जी का चेहरा जो है और उसके जो मुद्दे हैं हिंदुत्व के, वो काम करेंगे, खासकर उत्तर भारत में। तो इसलिए बीजेपी इस बात को लेकर मुतमईन है कि कुछ भी हो, कितना भी कांग्रेस जीत गई हो कर्नाटक और हिमाचल, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो हमारी नैया पार लग जाए, ये सीटें 10-20 आगे पीछे हो सकती है, ये बीजेपी का मानना है। विनोद जी, जो मोदी मैजिक था 2019 में, उतना बचा है अब देखिए, इसका टेस्ट तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही होगा कि बचा है कि नहीं बचा। मैं कैसे कह दूं, मेरे पास तो कोई पैमाना नहीं है। कर्नाटक को माने लोग पैमाना माने तो फिर वही बात आई थी, तो राज्यों का चुनाव था। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि मतलब अब गुजरात में मोदी जी 156 सीटें ले आए बीजेपी, हिमाचल में उसी टाइम चुनाव हो रहे थे, एक साथ हुए, हिमाचल में बीजेपी हार गई। उन्होंने आज तक की एक बागियों को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन बागी माने नहीं। दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी हार गई। तो एक ही समय चुनाव हुए, गुजरात में थम्पिंग मेजोरिटी जीत रही है और एमसीडी में और हिमाचल में हार रही है। इसको आप क्या समझेंगे? इसका मतलब ये है कि वो वोट स्थानीय मुद्दों पर पड़ा, वो और स्थानीय समीकरण, स्थानीय। तो बीजेपी के लोग यही कहते हैं कि साहब स्थानीय छोड़ी, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो मोदी जी का स्ट्राइक रेट जो है और उनका मैजिक चलेगा। अब चूंकि 2014 में चला, 2019 में चला, तो मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं चलेगा अभी, ना मैंने कोई सर्वे कराया है। लेकिन इतना जरूर है कि वो मैजिक मोदी जी का अगर बरकरार है तो विपक्ष का मैजिक भी बना है। ये 2019 और 2024 में ये फर्क है कि मोदी जी का मैजिक
बरकरार मान लिया जाए कि बरकरार है, लेकिन साथ साथ विपक्ष का भी एक मैजिक बन रहा है। जिस तरह 12 जून में सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, जिस तरह तमाम मतभेदों के बावजूद अब दिल्ली वाले मुद्दे पर विपक्षी दल एकजुट हो गए, मुझे लगता है कांग्रेस भी इसमें कोई ना कोई ऐसा स्टैंड लेगी जो विपक्षी एकता को मजबूत करेगा। अभी वो खाली समय गेन कर रही है थोड़ा सा, ताकि आम आदमी पार्टी थोड़ा और उस पर आए। तो अगर एक अंडरस्टैंडिंग विपक्ष की बनती है, अगर एक गठबंधन ढीला डाला खुला मजबूत, एक गठबंधन तो है ही ऑलरेडी, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, झारखंड में है, यहाँ तो है ना गठबंधन, और वो दल साथ में है। अब आने वाले दल कौन कौन से हैं? बंगाल, आपके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, यही दल है। तो इनके साथ मसले सुलझ रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है। लेकिन एक चीज तो बनी रही है कि ये दल सब कहीं ना कहीं अपने अपने कारणों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे। तो अगर रहेंगे खिलाफ तो एक दूसरे के साथ भी रहेंगे। तो ऐसे में दो, मोदी जी का मैजिक अपनी जगह और विपक्ष का भी जो मैजिक बन रहा है, इन दो मैजिकों के बीच में टकराव होगा चुनाव। अब कौन सा मैजिक भारी पड़ता है वो नतीजों में सामने आएगा। एक चीज में और संजय जी, एक चीज और मैं जोड़ दूं राहुल गांधी के व्यक्तित्व के संदर्भ में, क्योंकि पता नहीं आप क्वेश्चन अगला क्या होगा, या राहुल गांधी के बारे में एक बात जिस तरह मैं समझ पाया हूँ, वो बड़े कई मामलों में बड़े हठी हैं अपनी सोच में। हठी से मेरा मतलब नकारात्मक नहीं कह रहा हूं, दृढ़ कह सकते हैं आप कि वो तय कर लिया है तो तय कर लिया है। अब उन्होंने तय कर लिया कि उन्होंने विदेश में जाके अपनी राजनीतिक बात कहनी है एनआरआईज के बीच में और भारतीय डायस्पोरा में। तो कोई कुछ भी कहे वो अपना बोलेंगे, तो वो बोले। दूसरा, आप याद करिए 2019 के चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी कांग्रेस पार्टी हारी और बीजेपी जीती, तो कार्य समिति की बैठक में अकेले राहुल गांधी थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया जिम्मेदारी लेते। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। और इस दौर में जब नेता अपने पदों से चिपके रहते हैं, इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के किसी भी जनरल सेक्रेटरी ने, किसी भी वर्किंग कमेटी सदस्य ने, किसी ने अपने इस्तीफे की पेशकश नहीं की राहुल गांधी, बल्कि सब लग गए कि राहुल जी वापस लो वापस लो, उन्होंने वापस नहीं लिया। 2 साल तक, और शायद उससे भी ज्यादा, सोनिया जी अंतरिम अध्यक्ष बनी रही, पूरी पार्टी उन्हें मनाती रही कि आप वापस आ जाइए, आप बन जाइए अध्यक्ष, नहीं बनना चाहिए, ये नहीं। उनकी एक ही रट थी, न मैं बनूंगा न मेरे परिवार का कोई बनेगा। तो बीजेपी वाले कहते थे ये तो नाटक कर रहे हैं। हमें याद है चैनलों में प्रवक्ता कहते थे अरे ये तो सब नाटक है, अल्टीमेटली राहुल गांधी को बनाया जाएगा, देख लीजिए नाटक है। यहाँ तक जब मल्लिकार्जुन खड़गे की वो दावेदारी का नाम घोषणा हुई तब भी माना, कहा सब नाटक है। और एक तो प्रधानमंत्री जी का ही कोई स्पीच कहीं मैं यूट्यूब पे देख रहा था, इसमें उन्होंने कहा कि मैं मान जाऊंगा अगर 5 साल के लिए किसी परिवार के बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बना दे पार्टी। राहुल गांधी ने कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया गया, चुनाव से बनाया गया, नामांकित मतलब मनोनीत नहीं किया, सोनिया जी ने मनोनीत कर दिया, बाकायदा वोटिंग हुई, पोलिंग हुई और बने। ये देखिए एक उदाहरण, 2 उदाहरण मैंने दिए। तीसरा उदाहरण, जो लोग पार्टी जब छोड़ रहे थे तो मैंने कई बार राहुल गांधी के लोगों से कहा क्या बात तो नहीं करते आप लोगों से, भाई सिंधिया चले गए, जितने प्रसाद जा रहे हैं वो जा रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा कि राहुल जी का कहना है जिसको जाना है जाए, वो जो लोग रहेंगे वो हमारे सच्चे साथी होंगे, जो संकट में रहेंगे, वो सत्ता। राहुल ने कहा था जो जिसको डरना है वो चला जाए। इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा का जब योजना बनी तो बहुत तरह के सुझाव आए। लोगों ने कहा कि भाई पार्ट में कर लें, राहुल जी कहेंगे ज्वाइन कर लें, बाकी लोग चलते रहेंगे। कुछ लोगों का रोड से कर लें, कार से कर लें, गाड़ी से कर लें। उन्होंने नहीं, चाहूंगा पैदल और पूरा चलूंगा मैं, कोई सोच नहीं पूरा, तो पूरा चले। तो वो उस व्यक्ति के अंदर ये चीजें हैं जिनको पता नहीं इस देश का जनमानस देख पा रहा कि नहीं थे। मैं तो 2004 से देख रहा हूँ और इसीलिए कई बार मेरे ऊपर लोग ये भी लगा, जबकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई स्वार्थ या कोई वो नहीं रहा। मैं खाली एक व्यक्ति को एनालाइज करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये गुण है उस व्यक्ति में। ठीक है, समय समय पर अब आप वो देखिए जिस अध्यादेश को फाड़ा उन्होंने, हालांकि मैं उनके उस एक्ट का समर्थन आज भी नहीं करता हूँ, वो एक अपरिपक्व था अपनी सरकार के प्रधानमंत्री के
बाहर विदेश में रहते हुए अपना फला, लेकिन उसी के आज वो विक्टिम भी है, उसी पूरे घटना चक्र ऐसा घूमा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं उसके, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है, मैं अगर विक्टिम हूँ तो ठीक है, लेकिन उसने राजनीति के अपराधीकरण और उस पर जो है कोर्ट किया। तो ये उस व्यक्ति के कुछ मूल्य हैं जिन पर वो व्यक्ति करता है काम। और एक और बात बताऊं संजय जी, एक और बात बताऊं, अक्सर हम लोग, आप जैसे पत्रकार, हम सारे लोग आपस में बात करते हैं, तो राहुल जी की तुलना मोदी जी से, अरविंद केजरीवाल से करते हुए, देखो राहुल गांधी ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, मोदी जी ने इस तरह से नैरेटिव बदल दिया, इन्होंने ये कर दिया। तो ये बात जब उनके लोगों से हुई या राहुल जी के, तो उनका मन में क्या कहना है? उनका कहना है कि भाई आप मेरे अंदर दूसरा नरेंद्र मोदी क्यों देखना चाहते हैं? सही बात। मैं उनकी कॉपी थोड़ी बनूंगा, मैं राहुल गांधी हूँ, राहुल गांधी रहूंगा। उनका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, तो मैं अपने स्टाइल से राजनीति करूंगा। ये देश तय करेगा उसको जो चाहिए, मैं उनका नकली डुप्लीकेट बन के थोड़ी कुछ कर पाऊंगा, फिर तो ओरिजिनल वो है ही। हाँ बिल्कुल तो सही बात। ये उनकी अपनी स्पष्ट सोच। वो ये बात है उसके, वो बंदा राजनीति और मूल अपने हिसाब से करता है, कंप्रोमाइज नहीं करता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। विनोद जी, आपने याद दिलाया वो वाला जब प्रधानमंत्री का भाषण की गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति बना के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी अपना माथा ठोक रही होगी, माथा पीट रही होगी कि खड़गे अध्यक्ष क्यों बन गए, क्योंकि खड़गे के अध्यक्ष बनने का पूरे देश के दलितों में संदेश आ रहा है। बीजेपी सोच रही होगी हमने इतना मुद्दा ना देते, शायद गांधी परिवार में बनी रहती अध्यक्षी तो हमें बड़ी सुविधा रहती। खड़गे के अध्यक्ष बनने से सारे समीकरण आपको लगता है कि बीजेपी के गड़बड़ाए हैं? फर्क तो बड़ा है। देखिए, पहला तो जो आपने दलित वाला कहा है, सामाजिक उसका जो समीकरण है वो गड़बड़ाने का खतरा है। दूसरा, जिस तरह कर्नाटक का चुनाव एकजुट होकर जो पार्टी ने लड़ा, उसमें खड़गे जी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबको एक साथ एक मंच पे रखना, फिर मुख्यमंत्री के चयन में जिस तरह से बैठके हुई, उसमें खड़गे जी का रोल, और जिस तरह संगठन में गतिविधि आई थी, जब देखिए राजस्थान मध्य प्रदेश में पार्टी लग गई तैयारी में, उसमें खड़गे जी की भूमिका, और एक्सेस खड़गे जी की, कोई भी जाके खड़गे जी समय के मिल लेता है। नया वो शुरू कर दिया कि बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी कार्यकर्ता मिले सीधा, ये सालों बाद की परंपरा। हाँ, लोग जाके, मुझे याद है एक दिन मैं मिलने गया था उनसे, खड़गे जी से, तो बाहर जहाँ घर है उनका, जो उनका बाहर लोग बैठे हुए थे, तो उस सब ऐसे थे बिना अपॉइंटमेंट वाले थे कि भाई जब वो खाली होंगे अपॉइंटमेंट वालों से मिल लेंगे, अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो करिए इंतजार। और 80 साल के आसपास की उम्र है और लेट नाइट तक मीटिंग्स करते हैं। तो दरअसल बीजेपी को क्या था, एक तो बीजेपी को भरोसा नहीं था कि गांधी परिवार से बाहर अध्यक्षी जाएगी। हाँ, ये फिर करके गांधी परिवार को अध्यक्षी मिलेगी और उसके बाद हम पूरी तरह से इसमें जो है वो करेंगे। अच्छा, फिर उनको लगता था अगर कोई खड़ाऊ टाइप बना भी तो कुछ ऐसा व्यक्ति बनेगा जो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। अब यहाँ हो गया कि गांधी परिवार से अध्यक्ष कोई नहीं है और जो बना है वो परफॉर्म भी कर रहा है। तो ये तो एक संकट बीजेपी के सामने है कि कांग्रेस एक्टिव हो गई। मैं तो विनोद जी कर्नाटक के चुनाव में गया, 8-10 दिन रहा, वहां बहुत जगह घूमा। प्रज्ञा ठाकुर का चाकू की धार तेज करा लो, प्रधानमंत्री का जय बजरंगबली के संग वोट डालो, मतलब सांप्रदायिक उफान चरम पे। और वहां पे कर्नाटक में 30 विधानसभा सीटों पे जमानत जब्त हो गई भारतीय जनता पार्टी। जहां प्रधानमंत्री के इतने रोड शो हुए हों, इतना उन्माद हो, वहां 30 सीटों पे जमानत जब्त हो जाना कितना बड़ा सेटबैक था बीजेपी के लिए। नहीं, भाजपा के लिए सेटबैक तो है, लेकिन अभी भी भाजपा के जो रणनीतिकार हैं जो दिल्ली में, वो ये मान के चल रहे हैं कि वो स्थानीय कारणों से सेटबैक है, तात्कालिक है, और भले वहां बजरंगबली वाला मुद्दा वहां ना चला हो, लेकिन उनको लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, इन राज्यों में मुद्दा उनका ध्रुवीकरण का कार्ड चल जाएगा। तो इसलिए वो काफी उसको लेकर के उनको बहुत परेशानी माथे पर नहीं है। लेकिन देखिए एक चीज और, पहली बार कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, और दोनों नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जो पार्टी के नेता हैं, जातीय जनगणना का खुल के समर्थन किया। खड़गे ने तो चिट्ठी लिखी बतौर अध्यक्ष, राहुल गांधी ने कर्नाटक की सभाओं में हर भाषण में ओबीसी इंपावरमेंट की बात की। तो मान के चलिए अगला नैरेटिव चुनाव का, लोकसभा चुनाव का
विपक्ष की तरफ से, अगर बीजेपी का हिंदुत्व ध्रुवीकरण है तो उनका ओबीसी ध्रुवीकरण है, जाति ध्रुवीकरण। मंडल बनाम कमंडल, मंडल पार्ट 2। हाँ, और वो राहुल गांधी की ही समझ है कि उन्होंने इसको पार्टी का एक वो बना दिया, मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सवर्णवादी और मानसिकता के तमाम सारे नेता है वो इसके खिलाफ है। हाँ। लेकिन फिर भी क्योंकि संघ परिवार का जो हिंदुत्व का जो पूरा इमारत है उसकी ईंटें तो जातियों की हैं, जातियों की, तो ईंटें अगर भरभरा जाएंगी, देखिए तो छोटी सी बात है, एक इमारत बनती है तो उस इमारत को आप क्या कहते हैं, ये फलाना भवन है, उसमें ईंटों की पहचान नहीं होती ना, ये अव्वल ईंट है कि खरंजा है कि ये कौन सी है, किस भट्टे से आई है। लेकिन जब ईंटों की पहचान अगर होने लगी और ईंटें अपनी पहचान के लिए खड़ी हो गई तो वो फिर इमारत भरवा जाएगी। तो संघ परिवार की समस्या ये है कि अगर जाति जनगणना हो गई तो जो हिंदुत्व की पहचान वो बनाना चाहता है, वह पूरा संघ परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाना चाहती है कि हर जो है किसी भी जाति का हो उसकी आइडेंटिटी हिंदू आइडेंटिटी हो, वो आइडेंटिटी बदल जाएगी, वो फिर जातियों की आइडेंटिटी प्रमुख हो जाएगी, जो 90, 91, 93, 94 के दशक में जो स्थिति थी मंडल की बाद। तो ये एक अंतर्विरोध है जाति जनगणना और हिंदुत्व के बीच में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुक्रिया विनोद जी, आपसे बात करते समय पता ही नहीं चलता है, इतनी सारी जानकारियां मिल जाती है और हम जैसे लोग आपसे इतना सीखते हैं कि हमारी पत्रकारिता में बड़ा काम आता रहता है। आप हम लोगों के इतने सीनियर हैं और इतनी बेबाक और इतनी निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं कि आपको चैनलों पर सुनते समय लगता है कि आप बोलते रहें, जब बात करते हैं तो लगता है आपसे बात करते हैं, और जब आपके लेख पढ़ते हैं तो लगता है कि ऐसी ही पत्रकारिता होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुना आपने विनोद अग्निहोत्री जी को, पूरा राहुल गांधी की जिंदगी का उन्होंने चित्रण किया, और ये बात मैं भी समझ रहा हूं, मैं भी सहमत हूं कि राहुल गांधी की जिद ने पूरी कांग्रेस की तस्वीर बदल दी। भारत जोड़ो यात्रा ने उन लोगों के मुंह पे तमाचा जड़ दिया जो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए थे इस छवि को बनाने के लिए। कुछ बड़े मीडिया हाउस, कुछ बड़े कारपोरेट हाउस और तमाम लोग जुड़े थे कि राहुल गांधी की छवि पप्पू की तरह बने। लेकिन इस नौजवान ने न केवल अपनी छवि बदली, पूरी कांग्रेस की छवि बदली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी एक बेहद लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो रहे हैं। एक ऐसा नौजवान नेता जो कभी स्कूटर वालों के पास डिलीवरी बॉय के साथ चल देता है, कभी ट्रक पे बैठ के चल देता है ट्रक चालकों को समझने के लिए, कभी परीक्षा की तैयारी करने वाले, कोचिंग करने वाले लोगों के संग चाय और छोले भटूरे खाने पहुंच जाता है। आम लोगों से जिंदगी से जुड़ने वाला शख्स नौजवान राहुल गांधी, उसने भारत की राजनीति को वास्तव में बदल दिया। देखना यह है कि 2024 में क्या होता है। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खरी खरी और सही बात की जाती है। हमारे कुछ अन्य राज्यों में चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM महाराष्ट्र और 4 PM कर्नाटक। महाराष्ट्र में इसलिए किया, आपको इधर खुशखबरी है कि सोमवार से 4 PM महाराष्ट्र की शुरू होने जा रहा है। शुक्रिया इस प्यार के लिए।